रजनीशपुरम में क्या हुआ था? ओशो और अमेरिका। नमस्ते और स्वागत है आपका फिलोवाणी पर। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय और जटिल कहानी पर बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर के आध्यात्मिक और कानूनी परिदृश्य को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है महान आध्यात्मिक गुरु ओशो और उनके शहर रजनीशपुरम की। एक दूरदर्शी आध्यात्मिक गुरु जो प्रेम, स्वतंत्रता और ध्यान की बात करता था, उसने कैसे अमेरिका के एक राज्य में एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और क्यों वह साम्राज्य इतना जल्दी बिखर गया। आज हम रजनीशपुरम के उत्थान और पतन की पूरी कहानी को उसके सभी पहलुओं, विवादों और रहस्यमय घटनाओं के साथ समझेंगे। यह सिर्फ एक इतिहास नहीं है, बल्कि एक असाधारण व्यक्ति, उसके अनुयायियों और उनके प्रयोगों की गाथा है, जिसने मानवता को स्वतंत्रता, धर्म और सत्ता की सीमाओं पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो आइए इस अद्भुत और विवादित यात्रा पर हमारे साथ चलें और जानें कि 1980 के दशक में ओरेगन की उस बंजर भूमि में क्या हुआ था। रजनीशपुरम का जन्म, एक सपना जो अमेरिका में साकार हुआ। कहानी की शुरुआत साल 1981 में होती है। ओशो, जो उस समय भगवान श्री रजनीश के नाम से जाने जाते थे, भारत में अपने पुणे आश्रम में अनुयायियों की बढ़ती संख्या के कारण एक बड़े स्थान की तलाश में थे। पुणे का आश्रम उनके बढ़ते सन्यासियों के लिए पर्याप्त नहीं था और भारत में उन्हें गुजरात के कच्छ जैसे बड़े रेगिस्तानी इलाके में भी जगह देने से इनकार कर दिया गया था। इसी कारण उन्होंने अमेरिका की ओर रुख किया, जहां उन्हें एक विशाल और एकांत स्थान की उम्मीद थी। उन्होंने ओरेगन राज्य के वास्को काउंटी में स्थित 64,000 एकड़ का एक विशाल बिग मड्डी रेंज खरीदा। इस बंजर और वीरान जमीन को उनके उत्साही सन्यासियों ने दिन रात की मेहनत से एक चमत्कारी शहर में बदल दिया। उन्होंने आधुनिक घरों, एक विशाल ध्यान केंद्र, रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर और यहां तक कि अपनी बस सेवा और एक हवाई पट्टी भी बनाई। ये शहर उन्होंने ओशो के नाम पर रजनीशपुरम रखा। ये एक ऐसा स्थान था जहां हजारों लोग अपने पारंपरिक जीवन को छोड़कर ओशो के विचारों के अनुरूप एक नई शुरुआत करने आए थे। वे सब लाल या नारंगी रंग के वस्त्र पहनते थे और ओशो के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा और प्रेम दर्शाते थे। रजनीशपुरम की जीवन शैली और आदर्श। रजनीशपुरम में जीवन ओशो के सिद्धांतों पर आधारित था, जो उस समय के समाज के लिए अत्यंत क्रांतिकारी थे। यह सिर्फ एक धार्मिक समुदाय नहीं था, बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। ध्यान और थेरेपी। रजनीशपुरम का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति को उसके भीतर की बैदियों से मुक्त करना। यहां दिनचर्या की शुरुआत और अंत विभिन्न ध्यान विधियों से होता था। सन्यासी एक्टिव मेडिटेशन, डायनामिक मेडिटेशन और कुंडलिनी ध्यान जैसी विधियों में भाग लेते थे। इसके अलावा यहां कई प्रकार की थेरेपी भी होती थी, जो लोगों को उनके दमित गुस्से, डर और भावनाओं को बाहर निकालने में मदद करती थी। ओशो का मानना था कि जब तक मनुष्य अपनी आंतरिक ऊर्जा को शुद्ध नहीं कर लेता, वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। काम और रचनात्मकता, वर्क एंड क्रिएटिविटी। रजनीशपुरम में सभी को अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देना अनिवार्य था। यह एक स्वनिर्भर कम्यून था, जहां कोई पैसा नहीं कमाता था, बल्कि सब अपनी ऊर्जा और कौशल से समुदाय की सेवा करते थे। सन्यासियों ने बंजर और वीरान जमीन में खेती कर सब्जियां और फल उगाए। उन्होंने निर्माण कार्य किया, आधुनिक रेस्टोरेंट और होटल चलाए और यहां तक कि अपनी पत्रिकाएं और संगीत भी बनाया। यह एक ऐसा आदर्श समाज था जहां काम को पूजा और रचनात्मकता को आध्यात्मिक अभिव्यक्ति माना जाता था। प्रेम और स्वतंत्रता, फ्रीडम एंड लव। ओशो ने यौन स्वतंत्रता पर खुलकर बात की। वे पारंपरिक विवाह को एक संस्थागत गुलामी मानते थे और रिश्तों को उनके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करने पर जोर देते थे। रजनीशपुरम में आपसी सहमति से खुले रिश्ते और मुक्त प्रेम की संस्कृति पनपी, जिसने पश्चिमी दुनिया में भी बहुत विवाद पैदा किया। ओशो का यह दृष्टिकोण था कि प्रेम को किसी भी बंधन में नहीं बांधना चाहिए और यह एक व्यक्ति की सबसे प्राकृतिक और मुक्त अभिव्यक्ति है। सन्यासी ओशो को भगवान मानते थे और उनकी सचिव मां आनंदशीला इस पूरे कम्यून की मुख्य कार्यकारी थी।
वे ओशो के निर्देशों का पालन करती थीं और कम्यून के सभी प्रमुख निर्णय लेती थीं। विवाद और संघर्ष का द्वार। रजनीशपुरम के निर्माण के साथ ही विवादों का सिलसिला शुरू हो गया। स्थानीय लोगों और राजनेताओं के बीच रजनीशपुरम एक चिंता का विषय बन गया था। यह सिर्फ जीवन शैली का टकराव नहीं था, बल्कि कुछ लोगों का मानना था कि ओशो के विचार सीधे तौर पर अमेरिकी संस्कृति और सरकार के लिए एक खतरा बन सकते हैं। ओशो, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे, ने अमेरिकी सरकार और उसके नेताओं की खुलकर आलोचना भी की थी, जिससे सरकार की नजरों में यह कम्यून और भी खटकने लगा था। स्थानीय समुदाय से टकराव। ओरेगन के वास्को काउंटी के छोटे शहर एंटेलोप के निवासियों को हजारों सन्यासियों का उनके क्षेत्र में आना पसंद नहीं था। उन्हें डर था कि यह नया समुदाय उनकी संस्कृति, जीवन शैली और राजनीतिक व्यवस्था को बदल देगा। रजनीशपुरम के अनुयायियों ने एंटेलोप में बड़ी मात्रा में जमीन खरीदकर वहां के राजनीतिक परिदृश्य को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, जिससे तनाव और बढ़ गया। राजनीतिक शक्ति के लिए हेरफेर। मां शीला और उनके समूह ने रजनीशपुरम के सन्यासियों को एंटेलोप के मतदाताओं के रूप में पंजीकृत करने का प्रयास किया, ताकि वे शहर के चुनावों में बहुमत प्राप्त कर सकें। जब इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने पूरे अमेरिका से बेघर लोगों को बसों में भरकर रजनीशपुरम में लाया और उन्हें भी मतदाता के रूप में पंजीकृत करने का प्रयास किया। अंदरूनी सत्ता संघर्ष। रजनीशपुरम की सफलता के साथ ही कम्यून के भीतर की शक्ति संरचना में दरारें आने लगीं। ऐसा माना जाता था कि मां शीला और ओशो के अन्य करीबी अनुयायियों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हो गया था। कम्यून के अंदर ऐसी बातें होने लगी थीं कि मां शीला के व्यवहार में अहंकार और सत्ता की लालसा बढ़ती जा रही है, जिससे ओशो के मूल सिद्धांतों से कुछ हद तक भटकाव आ रहा है। बायो टेरर अटैक। यह रजनीशपुरम के इतिहास की सबसे भयानक घटना थी। ऐसा माना जाता है कि मां शीला और उनके साथियों ने 1984 में वास्को काउंटी के स्थानीय चुनावों में हेर-फेर करने के लिए एक भयावह साजिश रची थी। आरोपों के अनुसार उन्होंने एंटेलोप और अन्य आसपास के शहरों के 10 स्थानीय रेस्टोरेंट में सलाद बार और खाने की चीजों में साल्मोनेला बैक्टीरिया मिलाकर लोगों को बीमार कर दिया। इस हमले से 751 लोग बीमार हुए, लेकिन कोई मौत नहीं हुई। इस घटना ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया और इसे अमेरिका के इतिहास का पहला और सबसे बड़ा बायोटेरर अटैक माना गया। ओशो का मौन और मां शीला का कथित पलायन। इन सभी विवादों के दौरान ओशो ने लगभग 3.5 साल तक सार्वजनिक रूप से बोलना बंद कर दिया था। यह उनका मौन काल था। इसी समय के दौरान मां शीला और उनके कुछ साथी 13 सितंबर 1985 को अचानक कम्यून छोड़कर यूरोप चले गए। हालांकि बाद में मां शीला ने यह दावा किया था कि उन्होंने अपने जाने की जानकारी कुछ सन्यासियों को दी थी, लेकिन समुदाय के बाकी लोगों के लिए यह एक अचानक और चौंकाने वाली घटना थी। उनके इस कदम ने सभी सन्यासियों और दुनिया को हैरान कर दिया। जब बायोटेरर अटैक की घटना उजागर हुई, तो ओशो ने अपना मौन तोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मां शीला पर बायोटेरर अटैक, हत्या के प्रयास, वायर टैपिंग और अन्य कई गंभीर अपराधों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शीला ने कम्यून में एक माफिया चला रखा था। ओशो की गिरफ्तारी और निर्वासन। मां शीला और उनके सहयोगियों के कम्यून छोड़ देने के बाद भी अमेरिका की सरकार ने रजनीशपुरम के खिलाफ अपनी जांच जारी रखी। 28 अक्टूबर 1985 को ओशो को उनके निजी विमान में यात्रा करते समय उत्तरी कैरोलिना में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर 35 से अधिक अपराधों का आरोप लगा, जिसमें सबसे प्रमुख थे षड्यंत्र, कंस्पिरेसी, अमेरिका में रहने के लिए अप्रवासी कानून का उल्लंघन करने का षड्यंत्र, इमिग्रेशन फ्रॉड, सन्यासियों के लिए नकली विवाह की योजना बनाना। हालांकि ओशो ने किसी भी अपराध को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके वकीलों ने सरकार के साथ एक समझौता प्ली बार्गेन किया। समझौते के तहत ओशो ने इन अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाना स्वीकार किया, जिसके बदले उन्हें $4 लाख का जुर्माना भरने और 5 साल के लिए निलंबित कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद उन्हें अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया और वे अगले 10 साल तक अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते थे।
रजनीशपुरम का अंत और विरासत। ओशो के निर्वासन के बाद रजनीशपुरम का विघटन हो गया। सन्यासी कम्यून छोड़कर चले गए और वह विशाल शहर कुछ ही समय में फिर से एक बंजर भूमि में बदल गया। मां शीला को जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया, जहां उन्होंने हत्या के प्रयास और बायोटेरर अटैक के लिए दोषी ठहराया जाना स्वीकार किया। उन्हें 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन अच्छे आचरण के कारण वे 4.5 साल बाद ही रिहा हो गईं। रजनीशपुरम का इतिहास आज भी बहस का विषय है। कुछ लोग इसे एक असफल यूटोपियन प्रयोग मानते हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर सरकार और समाज का हमला मानते हैं। अमेरिका से इमिग्रेशन वायलेशंस के कारण निर्वासित किए जाने के बाद ओशो ने 21 देशों की यात्रा की, जिनमें से सभी ने उन्हें प्रवेश से इनकार कर दिया। अंततः वह भारत लौट आए, पहले मुंबई और फिर पुणे में अपने आश्रम में। उन्होंने वहां अपने आश्रम को पुनर्जीवित किया, जिसे अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट के रूप में जाना जाता है, और 1990 में अपनी मृत्यु तक अपना प्रवचन जारी रखा। निष्कर्ष: रजनीशपुरम सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक विचार था, एक प्रयोग था। यह एक ऐसे समाज का सपना था जहां लोग बिना किसी सामाजिक बंधन के प्रेम, स्वतंत्रता और ध्यान के साथ रह सकें। लेकिन यह प्रयोग शक्ति की भूख, कानूनी विवादों और अंततः बायोटेरर अटैक जैसे अपराधों के कारण असफल रहा। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। आध्यात्मिक आंदोलन और राजनीतिक शक्ति का टकराव, अत्यधिक विश्वास की सीमाएं और उसके अप्रत्याशित परिणाम, और सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल कि क्या कोई सच्चा यूटोपिया संभव है, या मानवीय स्वभाव में अहंकार और सत्ता की लालसा हमेशा उसे नष्ट कर देगी। फिलोवाणी पर आज हमने रजनीशपुरम की अविश्वसनीय और जटिल कहानी को जाना। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आध्यात्मिकता, स्वतंत्रता और सत्ता के बीच क्या संबंध है। अपने विचार और प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और ऐसे ही गहन और विचारोत्तेजक विषयों पर वीडियो देखने के लिए फिलोवाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान और एक नई अंतर्दृष्टि के साथ। तब तक के लिए ध्यान में रहें और जीवन के रहस्य को खोजते रहें। धन्यवाद।